फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड रिबॉर्न होती है। देन वो एक्सीडेंटली बिलीनियर सीईओ के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है, बट वो तो इनफर्टाइल होता है, जबकि फीमेल लीड उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी। पास्ट लाइफ में जिन जिन लोगों ने फीमेल लीड को बुली किया होता है वो एक एक करके सबसे बदला कैसे लेगी, और जब इनफर्टाइल सीईओ को पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है तब क्या होगा, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं और उसका नाम जियासिया होता है। जियासिया एक बिल्डिंग की छत पर अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी, जो कि उससे मिलने के लिए वहां पर आने वाला था। तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसका नाम सियोंग होता है। जियासिया उसे पूछती है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो सियोंग कहता है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर जियासिया शॉक होती है और कहती है, क्या? लेकिन तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तभी वहां पर एक लड़की आती है और उसका नाम जियान होता है, जो कि चोई फैमिली की सबसे छोटी बेटी होती है। चोई फैमिली कंट्री के सबसे अमीर परिवार होता है। सियोंग जियासिया से कहता है, जियान के पेट में मेरा बच्चा है और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर जियासिया रोते कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? जियान कहती है, मैं चोई फैमिली की मेंबर हूँ, जो कि इस देश की सबसे अमीर फैमिली है। तुम्हें क्यों लगता है कि सियोंग तुम जैसी गरीब लड़की से शादी करेगा? जियासिया कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना ही चाहते हो तो मैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलकर वो वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन सियोंग उसको रोकता और कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अगर किसी को पता चला कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो मैं तो सबकी नजरों में विलन बन जाऊंगा, इसलिए तुम्हें टपकना होगा। जियासिया डरते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वो उसको उसी बिल्डिंग से धक्का दे देता है। लेकिन तभी जियासिया की आंखें खुलती हैं और वो उस मेडिकल शॉप में होती है जिसमें वो काम करती है। जियासिया अपने आप को देखती है, उसको कोई भी चोट नहीं आई होती। वो अपने आप से कहती है, मेरा रिबॉर्न हुआ है। तभी उसके फोन पर सियोंग का कॉल आता है। जियासिया उसकी कॉल पिक करती है तो कॉल पर सियोंग कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ काम के बाद, तुम मुझे पास की बिल्डिंग की छत पर मिलने के लिए आ जाना। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। जियासिया मन में सोचती है, वो मुझे टपकाने की सोच रहा है, अगर मैं वहां पर गई तो मेरी पास्ट लाइफ की तरह वो मुझे फिर से टपका देगा। तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और उसका नाम मोमो होता है। वो भी उसके साथ उसी मेडिकल शॉप में काम करती है। मोमो जियासिया से कहती है, चोई परिवार से हमें मेडिसिन का ऑर्डर आया है, क्या तुम उनके घर ही ऑर्डर देने जा सकती हो अगर तुम बिजी ना हो तो? जियासिया मन में सोचती है, चोई, ये तो वही देश का सबसे अमीर परिवार है जिसकी छोटी बेटी जियान सियोंग के साथ मिलकर मेरी पास्ट लाइफ में मुझे टपका देती है। अब मैं इसका बदला लूंगी। जियासिया जियान से कहती है, ठीक है, मैं मेडिसिन देने के लिए जाऊंगी। फिर हम इस स्टोरी के मेल लीड को देखते हैं और उसका नाम मिस्टर चोई होता है, जो कि चोई फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होता है और चोई फैमिली की पूरी प्रॉपर्टीज इसके नाम पर होती है। वो अपनी ग्रैंडमा के साथ होता है। ग्रैंडमा उसे कहती है, इस पूल में गर्म पानी है और इसमें मैंने डॉक्टर नोबी की दी हुई मेडिसिन डाली है, इससे तुम्हारी कोल्ड पॉइजन वाली बीमारी ठीक हो जाएगी। मिस्टर चोई कहता है, ग्रैंडमा ऐसे कैसे हो सकता है, हम पहले कई मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं, लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ना तो मैं कभी फादर बन सकता हूँ और ना ही मैं ज्यादा टाइम तक जीने वाला हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर चोई को एक रेयर बीमारी है जिसको कोल्ड पॉइजन बोला जाता है, और इस बीमारी की वजह से मिस्टर चोई कभी फादर नहीं बन सकता और वो ज्यादा टाइम से जिंदा भी नहीं रह सकता। ग्रैंडमा उसे कहती है, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें इस पूल में जाना ही होगा, ये तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकता है। मिस्टर चोई कहता है, ठीक है ग्रैंडमा, आप इतना बोल रही हैं तो मैं इस पूल में नहा लूंगा, अब आप खुश हो? ग्रैंडमा खुश होकर बोलती है, हाँ अब मैं बहुत खुश हूँ। और फिर ग्रैंडमा वहां से चली जाती है। फिर मिस्टर चोई उस पूल में उतरकर नहाने लगता है। वो डॉक्टर नोबी को कॉल करता है और कॉल पर कहता है, डॉक्टर नोबी, क्या ग्रैंडमा को तुमने पूल में गर्म पानी में मेडिसिन डालने को बोला था? डॉक्टर नोबी कहता है, ग्रैंडमा चाहती थी कि मैं तुम्हारी बीमारी को किसी भी तरीके से ठीक कर दूं, क्योंकि वो तुम्हें फादर बनते हुए देखना चाहती थी, इसलिए मैं जो कर सकता था मैंने वो किया। फिर मिस्टर चोई कॉल कट कर देता है और उस गर्म पानी में आराम करने लगता है। वो मन में सोचता है, इस गर्म पानी से मुझे आराम तो मिल रहा है। तभी उसको पानी में कुछ बुलबुले निकलते हुए दिखते हैं। ये देखकर मिस्टर चोई कहता है, इस पूल में कोई और भी है। तभी पानी के अंदर से जियासिया बाहर निकलती है, जिसको देखकर मिस्टर चोई शॉक हो जाता है। मिस्टर चोई मन में सोचता है, क्या इस लड़की को ग्रैंडमा ने भेजा है? जियासिया मिस्टर चोई को देखकर अपने मन में सोचती है, ये तो बहुत ही हैंडसम है, क्या ये मिस्टर चोई है जो कि इस परिवार का मास्टर है? मैंने सुना है कि ये कभी फादर नहीं बन सकता। मिस्टर चोई उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जिया कहती है, मैं यहाँ मेडिसिन देने के लिए आई थी, लेकिन गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं पूल में गिर गई।
तभी मिस्टर चोई को कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी रोमांटिक होने लगती है। मिस्टर चोई मन में सोचता है क्या ये स्पून में डाली मेडिसिन का असर है। फिर मिस्टर चोई जिया को अपनी तरफ खींच लेता है और उसको किस कर लेता है। ये देखकर तो जिया शॉक ही हो जाती है और मन में सोचती है मुझे तो लगा था कि ये कभी फादर नहीं बन सकता। मिस्टर चोई उसको खींचकर पानी के अंदर ले जाता है और फिर वो दोनों पानी के अंदर रोमांस करने लगते हैं। फिर हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि डॉक्टर नोबी के साथ होती है। ग्रैंडमा डॉक्टर नोबी से कहती हैं तुमने जो मेडिसिन गर्म पानी में मिलाने को दी थी वो सच में काम कर गई। मेरा बेटा एक लड़की को अपने रूम में लेके आया और वो उसके साथ रूम में 24 घंटे से अंदर है। डॉक्टर नोबी कहता है ये तो सच में कमाल हो गया, मुझे नहीं लगा था कि वो मेडिसिन सच में काम करेगी। ग्रैंडमा कहती है वैसे तुमने जो लड़की भेजी थी वो कौन थी। ये सुनकर डॉक्टर नोबी कहता है लड़की, मैंने तो कोई लड़की नहीं भेजी। ये सुनकर ग्रैंडमा शॉक होती है और कहती हैं फिर वो लड़की कौन थी। डॉक्टर नोबी कहता है मुझे नहीं पता। ग्रैंडमा कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी हो, लेकिन अब वो मेरी डॉटर इन लॉ है। फिर वहां पर जिया और मिस्टर चोई आते हैं रूम से। वो दोनों वहां से चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं बट ग्रैंडमा उनको देख लेती है और उनको रोकती हैं। वो दोनों ग्रैंडमा के पास आते हैं। ग्रैंडमा मिस्टर चोई से कहती हैं तुम कल पूरी तरह इस लड़की के साथ सोए हो, क्या तुम इस लड़की की जिम्मेदारी नहीं लोगे। तो फिर मिस्टर चोई अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर जिया को देता है और कहता है इस कार्ड में 20 मिलियन है, क्या तुम्हारे लिए इतने पैसे काफी रहेंगे। जिया मन में सोचती है अगर मैं मिस्टर चोई से शादी कर लूं तो मैं जियान की सिस्टर इन लॉ बन जाऊंगी, फिर मैं उससे अपना बदला लूंगी। और कहती है मैं पैसे लूंगी तो लोग मुझे क्या समझेंगे, ये तो इलीगल है। ग्रैंडमा हंस पड़ती है और कहती है ऐसा नहीं है, हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो वो कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी करो। ये सुनकर ग्रैंडमा से कहती है तुमने सही फैसला लिया है। मिस्टर चोई कहता है मुझे कोल्ड पॉइजन की बीमारी है और मैं कभी भी फादर नहीं बन सकता और मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा भी नहीं रह सकता, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहती हो। तो जिया कहती है हाँ, मेरे गाँव में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ सो लेता है तो उसको उसके साथ शादी करनी पड़ती है। ये सुनकर ग्रैंडमा खुश होकर कहती है मुझे नहीं पता था कि अब भी ऐसे कल्चर को फॉलो करने वाले गाँव हैं। ग्रैंडमा मिस्टर चोई से कहती हैं तुम्हें जिया से शादी करनी होगी, तुम जल्दी से जाकर पहले अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो ताकि तुम में से कोई भी बाद में एक दूसरे को छोड़कर ना चाह सके, फिर बाद में दोनों शादी कर लेना। फिर हम जिया और मिस्टर चोई को देखते हैं जो कि कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे थे और जब उस पर जिया साइन करने वाली होती है तभी मिस्टर चोई उसको रोकता है और कहता है क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम्हें पता है ना मैं इनफर्टाइल हूँ। तो जिया कहती है हाँ, वो सब मुझ पर छोड़ सकते हो, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हारी बीमारी का कोई ना कोई इलाज ढूंढ ही लूंगी। और फिर जिया साइन कर देती है। उसको देखकर मिस्टर चोई स्माइल करता है और फिर वो भी मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर देता है। फिर हम जियान को देखते हैं, उसके पास ग्रैंडमा कॉल आता है और ग्रैंडमा उसे कहती है तुम घर आ जाओ, तुम्हारे भाई ने शादी करी है। ये सुनकर जियान कहती है क्या कहा, भाई ने शादी कर ली। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं भी अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलना चाहती हूँ। फिर जियान वहां पर आती है और ग्रैंडमा से पूछती है भाई ने किससे शादी की है। तभी वहां पर मिस्टर चोई आता है जिया को अपने साथ लेकर। ग्रैंडमा उसको जिया से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती हैं यही है जिसके साथ तुम्हारे भाई की शादी हुई है। जिया को देखकर जियान तो शॉक हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो तुमने भाई से शादी की है, ये नहीं हो सकता। और फिर जियान मिस्टर चोई से कहती है भाई ये तुम्हें धोखा दे रही है, इसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो सब शॉक हो जाते हैं। मिस्टर चोई जिया से पूछता है क्या ये सच है। तो वो कहती है हाँ ये सच है, मेरा पहले एक बॉयफ्रेंड था लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया। जियान कहती है झूठ बोल रही है, इनका ब्रेकअप नहीं हुआ, मैं साबित कर सकती हूँ। और फिर जियान सियोंग को कॉल करती है और उसको जल्दी से आने को कहती है। फिर वहां पर सियोंग आता है। जियान उसे कहती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। सियोंग कहता है हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सियोंग जिया से कहता है मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई थी, मैं पूरी रात तुम्हारा वेट करता रहा, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो। तो जिया कहती है मुझे पता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो और उस दिन तुम मुझे बिल्डिंग से नीचे गिराकर टपकाने वाले थे। ये सुनकर सियोंग मन में सोचता है इसको मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया। जिया कहती है जियान और सियोंग का अफेयर चल रहा है और जियान उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। ये सुनकर तो ग्रैंडमा शॉक हो जाती हैं और जियान से पूछती हैं क्या ये सच है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जियान और सियोंग मन में सोच रहे होते हैं कि ये बात जिया को कैसे पता चल गई। जियान कहते नहीं ग्रैंडमा ये झूठ है, ये झूठ बोल रही है। तो ग्रैंडमा डॉक्टर नोबी से कहती है डॉक्टर नोबी तुम चेक करो कि क्या सच में जियान प्रेग्नेंट है कि नहीं। फिर डॉक्टर नोबी जियान के हाथ की नर्व्स चेक करता है और फिर ग्रैंडमा को बताता है कि जियान सच में प्रेग्नेंट है। इससे ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है और वो जियान पर गुस्सा करते हुए कहती हैं तुम किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ सोई
और उसके बच्चे की मॉम बन गई, और फिर तुम उल्टा जिया पर ही धोखे का इल्जाम लगा रही हो। ये बहुत ही गलत बात है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम दोनों जल्दी शादी कर लो, वरना लोग हमारे परिवार के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचेंगे। जियान को ग्रैंडमा की बात माननी पड़ती है। फिर जियान और सियोंग बाहर आते हैं और जियान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है, वो पागल लड़की मेरी सिस्टर इन लॉ कैसे बन सकती है। सियोंग कहता है, बेबी तुम इतना गुस्सा मत करो, वो जरूर प्रॉपर्टीज के लालच में उसने मिस्टर चोई से शादी की होगी। जियान कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर चोई बहुत जल्दी टपक जाएगा और फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टीज मेरी हो जाएगी। फिर हम जिया को देखते हैं जो कि मेडिकल शॉप में होती है और कुछ ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर मोमो आती है और उससे पूछती है, तुम क्या ढूंढ रही हो। तो जिया कहती है, मैं किसी मर्द की नामर्दी को खत्म करने वाली बुक ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर मॉम शॉक होती है और कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड फादर नहीं बन सकता क्या। तो जिया कहती है, तुम कुछ ऐसे समझ लो। मोमो कहती है, इस बीमारी का इलाज तो सिर्फ इंडिया के बाबा की लिखी हुई बुक ही ठीक कर सकती है। और फिर मोमो टेबल के नीचे लगी हुई बुक को निकालकर जिया को देती है और कहती है, इस बुक में नामर्द को भी फादर बनाने का इलाज के बारे में बताया है। जिया कहता है, इतनी इंपॉर्टेंट बुक को तुमने टेबल के सपोर्ट क्यों बना रखा है। तो मोमो कहती है, क्योंकि आज तक कोई भी आदमी नहीं आया जो ये बुक खरीदना चाहता हो, भला वो अपनी बीमारी के बारे में कैसे बता सकता था। जिया कहती है, हाँ तुम बोल तो सही रही हो। फिर जिया उस बुक की मदद से वो मेडिसिन तैयार कर रही होती है। वहाँ पर मिस्टर चोई आता है और उसके पास आकर उससे पूछता है, तुम क्या कर रही हो। तो जिया कहती है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बना रही हूँ, इससे तुम्हारे फादर बनने की काबिलियत ठीक हो सकती है। मिस्टर चोई कहता है, कोई फायदा नहीं, मैं पहले बहुत मेडिसिन ले चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिया कहती है, ये इंडिया के बहुत ही पॉपुलर बाबा की मेडिसिन है, ये तुम्हें ठीक कर सकती है। मिस्टर चोई कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसको पीने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम खुद अपने हाथ से मुझे पिलाओगी। फिर जिया उसको अपने हाथ से वो मेडिसिन पिलाती है। देन जिया उसके मुंह को साफ करती है अपने हाथ से, लेकिन मिस्टर चोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींचकर उसको किस कर लेता है। देन फिर उनके बीच में रोमांस होता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर चोई ने जिया के लिए शादी के लिए रिंग के लिए बहुत सारे महंगे महंगे डायमंड्स मंगवाए थे। वहाँ पर उनके साथ ग्रैंडमा भी होती हैं। देन हम जियान को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सो रही होती है। तभी उसके पास उसकी मॉम आती है और उसे कहती है, तुम्हारा ब्रदर अपनी होने वाली वाइफ को बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहा है, तुम्हें जाकर कुछ करना ही होगा, वरना तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आने से पहले वो अपनी वाइफ पर ही सारे पैसे खत्म कर देगा। ये सुनकर जियान कहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और फिर वो जल्दी से वहां से निकलती है। फिर हम मिस्टर चोई को देखते हैं जो कि जिया से कहता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है, क्या तुम्हें पसंद आया। जिया उन डायमंड्स को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये बहुत ही सुंदर है। तभी वहां पर जियान आ जाती है सियोंग के साथ। जियान ग्रैंडमा से पूछती है, आज घर में इतने चेले पहले क्यों हैं। तो ग्रैंडमा कहती है, तुम्हारा भाई जिया को शादी के गिफ्ट दे रहा है। जिया एक डायमंड देखती है और कहती है, ये डायमंड तो बहुत ही सुंदर है, इसकी क्या कीमत होगी। तो एक एम्प्लॉय कहती है, यहाँ टोटल 6 डायमंड्स हैं और आपने जो पकड़ा हुआ है वो इन सब में से सबसे ज्यादा महंगा है, इसकी कॉस्ट 50 मिलियन है। जियान कहती है, भाई मुझे डायमंड बहुत पसंद आ गया है, क्या मैं इसको ले सकती हूँ। मिस्टर चोई कहता है, मैंने ये जिया के लिए मंगवाया है। तो जियान कहती है, लेकिन रिंग के लिए सिर्फ 1 डायमंड की जरूरत है, इस डायमंड के अलावा भी 5 डायमंड्स और हैं। मिस्टर चोई जिया से पूछता है, तुम्हें कौन सा डायमंड पसंद आया। तो जिया कहती है, मुझे तो सभी डायमंड पसंद आए हैं। मिस्टर चोई कहता है, ठीक है, फिर तुम ये सभी ले सकती हो। फिर एम्प्लॉय आकर जियान के हाथ से वो डायमंड ले लेती है। ये देखकर जियान और सियोंग दोनों को ही बहुत गुस्सा आता है। ग्रैंडमा जियान से कहती हैं, ये सब तुम्हारे भाई ने जिया के लिए मंगवाए थे, तुम्हारी शादी सियोंग से होने वाली है, इसलिए तुम उसको डायमंड दिलवाने को बोलो। जियान कहती है, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो नॉर्मल इंसान है, ये मुझे इतने महंगे डायमंड नहीं दिलवा सकता। ग्रैंडमा कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है तुम्हें गिफ्ट्स देने की, ना कि मिस्टर चोई की। ये सुनकर जियान दुखी हो जाती है। फिर जियान अपने घर पर होती है और वो ये सब अपनी मॉम को बता रही होती है। यहाँ पता चलता है कि जियान की जो मॉम है असल में मिस्टर चोई की स्टेप मदर है। मॉम कहती, चिंता मत करो, वो लड़की इसलिए ज्यादा हवा में उड़ रही है क्योंकि उसके साथ मिस्टर चोई खड़ा है। अगर हम मिस्टर चोई को रास्ते से हटा दें तो वो लड़की भी हमारे रास्ते से हट जाएगी और सारी प्रॉपर्टीज भी तुम्हें मिल जाएगी। फिर हम जिया को देखते हैं जो कि मेडिसिन शॉप में होती है और वहाँ पर उसकी दोस्त मोमो आती है और वो उसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट मशीन में लेकर आती है और कहती है, तुम्हें चेक करना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हुई क्या, तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर उस मेडिसिन का असर हुआ। फिर जिया अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके आती है और मोमो को बताती है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मोमो खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारी मेडिसिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड पे काम कर रही है। जिया कहती है, असल में वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर मोमो शॉक होती है और कहती है,
तुमने शादी कर ली? जिया जी कहती है हाँ मैंने शादी कर ली। ये सुनकर मोमो बहुत खुश होती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड कौन है? तो जिया जी कहती है जब हमारी रिंग एंगेजमेंट होगी ना तब मैं तुम्हें वहां पर उससे मिलवाऊंगी। मोमो कहते ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बार अपनी प्रेगनेंसी को हॉस्पिटल में जाकर और चेक करवा लेना। फिर हम जियान को देखते हैं और उसकी मॉम उसको एक टिफिन देती है और कहती है इसमें मिस्टर चोई के लिए खाना है और मैंने इसमें कोल्ड ग्रास मिलाया है और ये तुम्हें उसको देना है। ये सुनकर जियान डरने लगती है और कहती है मॉम जब हमारी पिछली बारी मिस्टर चोई को ये कोल्ड ग्रास दिया था तब उसकी कोल्ड पॉइजन वाली बीमारी बहुत बढ़ गई थी और वो टपकने वाला था, लेकिन इस बार हमने फिर से उसको ये दिया तो शायद वो बच नहीं पाएगा। तो मॉम कहती है उसके टपकने से हमें फायदा होगा, तभी तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, वरना वो अपनी प्रॉपर्टी जिया को दे देगा। ये सुनकर जियान मिस्टर चोई को वो टिफिन देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जियान मिस्टर चोई के ऑफिस जाती है। मिस्टर चोई उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जियान कहती है भाई मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेके आई हूँ। मिस्टर चोई कहता है असल में मैं दिन में खाना खाना पसंद नहीं करता। जियान कहती है क्या तुम मेरे लिए एक बाइट भी नहीं खा सकते? ये सुनकर मिस्टर चोई एक बाइट खाने के लिए तैयार हो जाता है और वो जैसे एक बाइट खाता है उसके अंदर कोल्ड पॉइजन और बढ़ जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जियान उसकी चिंता करने का नाटक करती है और एम्बुलेंस बुलाती है। मिस्टर चोई को जल्दी से ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है और इसी हॉस्पिटल में जिसमें जिया अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेके जा रही थी तभी उसके पास मिस्टर चोई के मैनेजर का कॉल आता है और वो उसको बताता है मिस्टर चोई की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर जिया घबराने लगती है और कहती है उसको क्या हो गया? तो मैनेजर कहता है पता नहीं, उनकी बीमारी अचानक ही बढ़ गई, उनको सिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। ये सुनकर जिया कहती है मैं भी इसी टाइम सिटी हॉस्पिटल में हूँ, मैं उसको ढूंढती हूँ। फिर हम मिस्टर चोई को देखते जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था और उसे होश में आ गया था। तो वहाँ पर ग्रैंडमा, जियान और उसकी मॉम और सियोंग होते हैं। जियान होने का नाटक करती है और कहती है भाई को अचानक ही क्या हो गया, वो पहले तो ठीक था, इसके पीछे जरूर जिया का हाथ है, उसके आने से पहले तो भाई बिल्कुल अच्छा था। मॉम कहती है तुम सही बोल रही हो, उसके आने से पहले मिस्टर चोई बिल्कुल ही ठीक था। ग्रैंडमा कहती है तुम इसके लिए जिया पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? उस बेचारी लड़की की असल में क्या गलती है? हम सबको पहले से पता है मिस्टर चोई पहले से कितने बीमार रहता है। वो प्रॉपर्टीज के पेपर निकाल कर कहती हैं ग्रैंडमा मिस्टर चोई से पहले कहा था कि अगर उसको कुछ होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज वो जियान को दे देगा। मिस्टर चोई की तबीयत अभी बहुत ज्यादा खराब है, अच्छा होगा अगर मिस्टर चोई अभी प्रॉपर्टीज के पेपर पर फिंगरप्रिंट लगाकर प्रॉपर्टी जियान के नाम पर कर देगा। साथ में ये सच्चाई एक्सेप्ट भी करनी होगी कि मिस्टर चोई हमारे साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। फिर मॉम वो प्रॉपर्टी पेपर मिस्टर चोई को देती है। फिर मिस्टर चोई उस पेपर पर अपने फिंगरप्रिंट लगाने वाला होता है, तभी वहाँ पर जिया जाती है और वो उसको ऐसा करने से रोक लेती है। वो मिस्टर चोई के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन जियान उसको रोकती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो तुम्हारी वजह से भाई की तबीयत कितनी खराब हो गई है। तो जिया कहती है क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में है या फिर तुम्हारा दिमाग है ही नहीं, इसमें मेरी क्या गलती? तो जियान कहती है तुम भाई की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हो, तुमने भाई को कुछ किया होगा। ये सुनकर जिया कहती है मिस्टर चोई की ऐसी तबीयत होने के बाद भी तुम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी पेपर को लेकर आ गए और तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे प्रॉपर्टी का लालच है। मुझे प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे हस्बैंड की ज्यादा चिंता है। और ये बोलकर जिया मिस्टर चोई के पास जाती है। मिस्टर चोई उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे टपकने के बाद भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत पैसे छोड़े हैं। ये सुनकर जिया कहती है मुझे पैसों की परवाह नहीं है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी और तुम्हें ठीक होना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो सब शॉक हो जाते हैं। जियान कहती है मॉम क्या मैंने कुछ गलत सुना? ये सच में इसने कहा कि वो भाई के बच्चे की मॉम बनने वाली है? ग्रैंडमा जिया से कहती है क्या तुम सच बोल रही हो कि तुम मिस्टर चोई के बच्चे की मॉम बनने वाली हो? तो जिया कहती है हाँ मैं सच बोल रही हूँ। फिर वो ग्रैंडमा और उन सबको प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है। मिस्टर चोई और ग्रैंडमा बहुत खुश होते हैं लेकिन जियान उसकी मॉम और सियोंग को ये बात बिल्कुल भी खुशी नहीं दे रही थी। जियान मॉम से धीरे से कहती है अगर जिया भाई के बच्चे की मॉम बन गई तो सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम हो जाएगी। मॉम सबसे कहती है ये कैसे हो सकता है, हम सबको पता है कि मिस्टर चोई फादर नहीं बन सकता, तो फिर भला ये उसके बच्चे की मॉम कैसे बन सकती है? ये बच्चा किसी और का है और ये लड़की प्रॉपर्टी के लालच में हम सबसे झूठ बोल रही है। ये सुनकर जिया कहती है तुमने क्या मुझे अपनी तरह समझ के रखा है? मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है तुम लोगों की तरह। ये सुनकर मॉम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जियान जिया से कहती है तुम हम सबको पागल बना रही हो, ये बच्चा भाई का नहीं है। ग्रैंडमा उनको शांत करती है और कहती है ये बच्चा मिस्टर चोई का है या नहीं 3 महीने बाद पता चल जाएगा। जब हम बच्चे का डीएनए टेस्ट करा पाएंगे तब सबको पता चल जाएगा कि ये बच्चा मिस्टर चोई का ही है। ग्रैंडमा जिया के हाथ थाम कर उससे पूछती हैं क्या तुम ये टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो? तो जिया कहती है हाँ ग्रैंडमा मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन तभी मिस्टर चोई खून की उल्टी करने लगता है। ये देखकर ग्रैंडमा और जिया उसके लिए बहुत चिंता करने लगते हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को बोल रहे होते हैं। फिर हम सबको ऑपरेशन रूम के बाहर देखते हैं और अंदर मिस्टर चोई की ऑपरेशन हो रहा था। ग्रैंडमा बहुत चिंता में होती हैं। जिया उनको शांत करती है और कहती है, ग्रैंडमा आप चिंता मत करो, मिस्टर चोई को कुछ नहीं होगा। ग्रैंडमा कहती, तुमने देखा ना कि मिस्टर चोई कितनी खून की उल्टी कर रहा है। जिया कहती है, लेकिन वो सुबह तक तो ठीक था, उसकी तबीयत अचानक ही खराब कैसे हो सकती है। जिया जियान और उसकी मॉम की तरफ देखती है और कहती है, इसके पीछे जरूर तुम लोगों का ही हाथ होगा। तुम लोग मिस्टर चोई की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हो, ये काम तुम लोग ही कर सकते हो। मॉम कहती है, क्या तुम पागल हो? भले मैं मिस्टर चोई की स्टेप मदर हूँ, लेकिन मैं उसको अपना ही बेटा मानती हूँ। जियान कहती है, मिस्टर चोई मेरा भाई है, हम उसको कभी छूट नहीं बचा सकते। जिया कहती है, तुम उसकी चिंता करने का नाटक कर रही हो। अगर तुम्हें सच में उसकी चिंता होती ना तो तुम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज के पेपर लेकर आते। ये सुनकर जियान की मॉम उस पर गुस्सा करती है, लेकिन तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है। ग्रैंडमा जियान से कहती है, अपनी मॉम को यहाँ से ले जाओ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर जियान और सियोंग मॉम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं। ग्रैंडमा उस डॉक्टर से पूछती है, मेरा ग्रैंडसन कैसा है? तो डॉक्टर कहता है, मिस्टर चोई अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी हालत कोल्ड ग्रास की बॉडी में जाने की वजह से हुई थी। मैंने आप लोगों को पहले भी मिस्टर चोई को कोल्ड ग्रास से दूर रहने को बोला था। डॉक्टर के जाने के बाद ग्रैंडमा कहती है, मेरे ग्रैंडसन की बॉडी में कोल्ड ग्रास कैसे जा सकती है? जिया कहती है, इसके पीछे किसी का हाथ है, मुझे लगता है इसके पीछे जियान और उसकी मॉम का हाथ है। वो लोग पहले से मिस्टर चोई की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े थे। ग्रैंडमा से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं इसकी जांच करवाऊंगी। फिर हम जियान के मॉम को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और उसके साथ जियान और सॉन्ग भी होते हैं। जियान कहती है, जिया भाई के बच्चे की मॉम कैसे बन सकती है? इससे तो मेरे हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाएगी। मॉम कहती है, ऐसा नहीं होगा, हमें जिया के बच्चे को जन्म लेने से रोकना होगा। सियोंग कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे उसकी कमजोरी पता है। फिर हम जिया को देखते हैं और वो मिस्टर चोई का हाथ थाम कर उसको होश में आने का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर चोई का मैनेजर आता है और कहता है, मैडम आपको घर पर जाकर आराम करना चाहिए, प्रेग्नेंट हो। अगर मिस्टर चोई होश में आते हैं तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। ये सुनकर जिया वहाँ से चली जाती है। फिर हम जिया को देखते हैं जो कि घर पर होती है और सो रही होती है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और अपने फोन देखती है तो उसके फोन पर उसके डैड का कॉल आ रहा होता है। वो कॉल पिक करती है तो उसके डैड उसके कॉल पर खाने के लिए बुला रहे होते हैं। जिया मन में सोचती है, मेरी मॉम को इस दुनिया को छोड़ जाने के बाद मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके बाद उन्होंने मुझे कभी भी याद नहीं किया, लेकिन अचानक ही वो मुझे खाने पर क्यों बुला रहे हैं। फिर जिया अपने घर जाती है और वहाँ पर उसके डैड होते हैं और उसके स्टेप मॉम और साथ में उसकी स्टेप सिस्टर होती है। डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुमने हमको बिना बताए शादी कर ली। जिया कहती है, आपने भी तो मुझे बिना बताए दूसरी शादी कर ली थी। इससे डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा डैड हूँ। मैंने सुना है तुमने इस देश के सबसे अमीर परिवार के बेटा जिसका नाम मिस्टर चोई है उससे शादी कर ली है। तो जिया कहती है, हाँ ये सच है। तो डैड खुश होकर कहते हैं, तो तुम्हें कितने पैसे मिले हैं? जिया डैड को एक क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है, मुझे एक कार्ड मिस्टर चोई ने दिया है। वो कार्ड लेकर डैड बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुम तो सच में बहुत अच्छी बेटी हो। वो स्टेप मॉम से कहते हैं, तुम जिया के लिए जल्दी से खाना लगाओ। फिर हम मिस्टर चोई को देखते हैं जिसको होश आ गया था। वहाँ पर मैनेजर होता है और वो मैनेजर से पूछता है, जिया कहाँ है? तो मैनेजर कहता है, मिस जिया अपने डैड के घर आई हैं। ये सुनकर मिस्टर चोई कहता है, हमें जिया के घर जाना चाहिए, तुम जिया के परिवार के लिए गिफ्ट्स खरीद कर लाओ, हम वहाँ जा रहे हैं। फिर हम जिया को देखते हैं और वो अपने परिवार के साथ खाने की टेबल पर होती है। स्टेप मॉम उसके लिए सूप लेकर आती है और कहती है, ये सूप मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है, ये तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर जिया कहती है, आपको मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता और आपको मेरी शादी के बारे में भी कैसे पता चला, क्योंकि मैंने तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया। ये सुनकर डैड और स्टेप मॉम घबराने लगते हैं। डैड कहते हैं, ये सब छोड़ो, तुम सूप पियो। जिया कहती है, क्या ये सब आप लोगों को सियोंग ने बताया, क्योंकि उसके अलावा कोई और आपको ये नहीं बता सकता। ये सुनकर वो लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। स्टेप मॉम कहती है, क्या फर्क पड़ता है हमें किसने बताया, तुम सूप पियो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया है। जिया मन में सोचती है, इस सूप में इन्होंने जरूर कुछ मिलाया है। जिया सूप को कटोरी में लेती है और स्टेप मॉम को देती हुई कहती है, पहले आप सूप पियो। ये सुनकर स्टेप मॉम घबराने लगती है और कहती है, मुझे तो सूप पसंद ही नहीं है। जिया कहती है, क्या बात कर रही हो, लेकिन मैंने तो आपको बहुत बार सूप पीते हुए देखा है। स्टेप मॉम उसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। डैड गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम्हारे स्टेप मॉम ने तुम्हारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया है और तुम उस पर शक कर रही हो। जिया कहती है, वैसे मैंने जो कार्ड आपको दिया है ना, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, बिना पासवर्ड के आप इसके पैसे नहीं निकाल सकते।
ये सुनकर डैड कार्ड को बाहर निकालते हैं और प्यार से जिया से कहते हैं इसका पासवर्ड क्या है। तो जिया कहती है मैं पासवर्ड बता दूंगी, लेकिन पहले स्टेप मॉम को ये सूप पीना होगा। डैड स्टेप मॉम को सूप पीने को कहते हैं। स्टेप मॉम धीरे से डैड को बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सूप पीकर मेरा बच्चा टपक जाएगा। डैड धीरे से कहते हैं तुमने सच में पॉइजन मिला दिया। कहती है आप दोनों क्या बातें कर रहे हो, अगर स्टेप मॉम ने सूप नहीं पिया तो मैं कार्ड का पासवर्ड नहीं बताऊंगी। डैड कहते हैं इस कार्ड में कितने पैसे हैं। तो जिया कहती है इसमें शायद 50 मिलियन होंगे। ये सुनकर तो सब शॉक हो जाते हैं। डैड सूप की कटोरी उठाकर स्टेप मॉम को जबरदस्ती पिला देते हैं। फिर डैड जिया से कहते हैं इसका पासवर्ड क्या है। तो जिया कहती है इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। ये सुनकर डैड कहते हैं ये इतना आसान था। तभी स्टेप मॉम की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर स्टेप सिस्टर घबराने लगती है और वो अपनी मॉम की मदद करती है। स्टेप मॉम स्टेप सिस्टर से कहते हैं तुम कार्ड मशीन लेकर आओ, हमें चेक करना है कि इसमें कितने पैसे हैं। फिर स्टेप सिस्टर वो मशीन लेकर आती है और वो लोग कार्ड के बैलेंस को देखते हैं तो वो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बैलेंस 0 था। ये देखकर डैड गुस्से में जिया से कहते हैं ये क्या है, तुमने तो कहा था कि इसमें 50 मिलियन है। जिया कहती है डैड जरा इस कार्ड को सही से देखो, कुछ याद आ रहा है। डैड उस कार्ड को देखते हैं और कहते हैं ये कार्ड कुछ जाना पहचाना लगता है। जिया कहती है क्योंकि ये कार्ड आपने मुझे दिया था जब मैं कॉलेज में थी, लेकिन उसके बाद आज तक आपने इसमें पैसे नहीं डलवाए, इसलिए इसका बैलेंस 0 है। तभी स्टेप मॉम के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। स्टेप मॉम पेट पकड़कर कहती है मेरा बेबी। ये सुनकर जिया कहती है स्टेप मॉम आप प्रेग्नेंट हो, क्या बात है। डैड इस उम्र में भी रुक नहीं रहे हो आप, लगता है अभी भी आपके अंदर आग बुझी नहीं है। डैड गुस्से में कहते हैं बकवास बंद करो, तुमने मेरे होने वाले बेबी को टपका दिया। ये सुनकर जिया कहती है मैंने क्या किया, मैंने तो स्टेप मॉम को हाथ भी नहीं लगाया। रुको, कहीं सूप में पॉइजन तो नहीं था। तो आप लोग मुझे पॉइजन पिलाकर मेरे बच्चे को टपकाना चाहते थे, लेकिन गॉड ने आपको सजा दे दी। ये सुनकर डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं मैं तुम्हारे बच्चे को टपका दूंगा। ये सुनकर जिया वहाँ से भागती है, लेकिन डैड उसको पकड़कर गिरा देते हैं और झाड़ू लेकर जिया से कहते हैं मैं तेरे इस बच्चे को टपका दूंगा। वहीं बाहर बहुत सारी गाड़ियों के साथ मिस्टर चोई आ गया था। अंदर डैड जिया के पेट पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर चोई आ जाता है और उसको रोकता है। मिस्टर चोई जिया की मदद करता है और उसको खड़ा करता है। उसको देखकर डैड अच्छा बनने का नाटक करने लगते हैं और कहते हैं अरे दामाद जी आप यहाँ कैसे। मिस्टर चोई कहता है तुम इस झाड़ू के साथ क्या कर रहे हो। तो डैड कहते हैं अरे मैं तो यहाँ सफाई कर रहा था। लेकिन जिया कहते नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमारे बच्चे पर हमला करने वाले थे। ये सुनकर मिस्टर चोई को बहुत गुस्सा आता है। डैड कहते हैं नहीं ये सब गलत फहमी है। जिया मिस्टर चोई से कहती है तुम इतना सारा सामान क्यों लाए हो। तो मिस्टर चोई कहता है मैं ये सब तुम्हारे परिवार के लिए लेकर आया था। ये सुनकर डैड खुश होते और कहते हैं मुझे पता था तुम बहुत अच्छे दामाद हो। और ये बोलकर डैड उन सामान को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिया कहती है नहीं आप ये नहीं ले सकते, मैं आपके साथ अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। डैड कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर चोई जिया को लेके वहाँ से जाता है। डैड वो सामान लेने की कोशिश करते हैं तो बॉडीगार्ड्स उसको लात मारकर भुड़का देते हैं और कहते हैं दूर हट भिखारी कहीं का। फिर जिया और मिस्टर चोई बाहर आते हैं। जिया मिस्टर चोई से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो मिस्टर चोई कहता है मेरी तबीयत ठीक है और अब मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ, शायद ये तुम्हारी दी हुई मेडिसिन की वजह से हो रहा है। जैसे मैं ठीक हुआ मैं यहाँ आ गया ताकि तुम्हारे परिवार को गिफ्ट दे सकूँ, बट मुझे नहीं पता था तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। जिया कहती है वो लोग सूप में जहर मिलाकर मुझे पिलाना चाहते थे ताकि वो हमारे बच्चे को टपका सके, और इस सब के पीछे सियोंग का हाथ है और उसने मेरे परिवार को ऐसा करने को बोला होगा। मिस्टर चोई कहता तुम चिंता मत करो, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। जिया कहती मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं उसको सबक सिखा सकती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। फिर हम कुछ गुंडों को देखते हैं। तभी उन गुंडों के पास जिया आती है। उस गुंडे का लीडर जिसका नाम रेंगा होता है जिया को देखकर पहचान जाता है और कहता है अरे छमक छल्लो तू इधर क्या कर रही है। जिया कहती है तुमसे सियोंग ने 2 लाख उधार लिए थे जिसको मैंने चुकाया था, और अब मेरा सियोंग के साथ ब्रेकअप हो गया है, इसलिए मेरे सारे पैसे वापस कर दो। तो रंगा और उसके साथी हंसने लगते हैं। रंगा कहता है ये बेवड़ी लड़की, अपन लोग पैसा लेता है किसी को देता नहीं, क्या समझी, अब निकल यहाँ से वरना दे डालूंगा खर्चा पानी। तभी वहाँ पर मिस्टर चोई और उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। उनको देखकर रंगा डरने लगता है। जिया कहती है आप बोल मेरे पैसे वापस करेगा। फिर हम जियान को देखते हैं जो कि सियोंग के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए आया था। वहाँ पर जियान उसको कहती है मुझे वो महंगी वाली रिंग चाहिए। तो सियोंग कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जियान कहती है तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, अगर तुम मुझे अच्छी से रिंग भी नहीं दिला पाए तो लोग हम पर हंसेंगे। फिर सियोंग उसको अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है ये मेरी सेविंग्स है। तभी वहाँ पर रंगा आता है और उसे कार्ड छीन लेता है और कहता है क्या रे मामू तूने तो गर्लफ्रेंड ही चेंज कर ली। सियोंग कहता है रंगा भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो रंगा कहता है तेरी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड अपुन के पास आई और तेरे चुकाए हुए उधार के पैसे वापस ले गई। ये सुनकर सियोंग शॉक होता है। जियान कहती है तुमने पैसे उधार लिए थे।
तो सियोंग कहता है मैंने इससे एक ही बार पैसे उधार लिए थे। रंगा कहता है ये कार्ड अपुन का हुआ। रंगा अपने आदमी से उस कार्ड को बैलेंस चेक करवाता है तो उसको पता चलता है कि कार्ड में सिर्फ 20,000 है। ये देखकर रंगा कहता है अबे चिंदी चोर, तेरे कार्ड में सिर्फ 20,000 है जबकि तेरे ऊपर 2 लाख का उधार है। जियान कहता है तुम्हारे कार्ड में सिर्फ 20,000 है। तो सियोंग कहता है प्लीज मेरी मदद करो, इस बार मेरा उधार चुका दो, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। तो जियान कहते ठीक है, इस बार मैं तुम्हारा उधार चुका देती हूँ। और फिर वो रंगा से कहती है मुझे अपना QR कोड दिखाओ, मैं तुम्हें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करती हूँ। फिर हम ग्रैंडमा को देखते हैं और उन्होंने कुछ लोगों को जांच पर लगवाया था कि मिस्टर चोई को कोल्ड ग्रास किसने दी। और ग्रैंडमा को उस जांच से पता चलता है कि इसके पीछे जियान का हाथ है। ये जानकर ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सर्वेंट से कहती है जियान के कार्ड को ब्लॉक कर दो। वहीं जब जियान रंगा को पैसे ट्रांसफर करती है तो उसका ट्रांसफर कैंसिल हो जाता है। जियान को कुछ भी समझ नहीं आता कि ट्रांसफर कैंसिल कैसे हो गया। तो सियोंग कहता है तुम अपना बैलेंस चेक करो। और जब वो बैलेंस चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसके कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। ये देखकर जियान और सियोंग शॉक हो जाते हैं। जियान ग्रैंडमा को कॉल करके इसके बारे में बताती है तो ग्रैंडमा कहती है मैंने तुम्हारे कार्ड को ब्लॉक करवाया है। ये सुनकर जियान कहती है आपने ऐसा क्यों किया ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे पता चल गया है कि तुमने मिस्टर चोई को कोल्ड ग्रास दी थी। ये सुनकर जियान घबराने लगती है। जियान कहती है आपको गलतफहमी हो रही है, मैं आपको मिलकर इसके बारे में समझाती हूँ ना। तो ग्रैंडमा कहती है ठीक है, मिलकर इसके बारे में बात करते हैं। फिर जियान वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो रंगा उसको रोकता और कहता है कहाँ चली जा रही हो बफेलो, तुम तो सियोंग के पैसे चुकाने वाली थी ना। तो जियान कहती है तुमसे पैसे सियोंग ने लिए थे तो उससे पैसे मांगो। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन सियोंग उसको रोकता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो। तो जियान कहती है मैं यहाँ रहकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे ग्रैंडमा से मिलने जाना होगा, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर हम जियाजी और मिस्टर चोई को देखते हैं और वो घर आते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर नोबी होता है और मिस्टर चोई से कहता है तुम्हें अभी बाहर नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। तो मिस्टर चोई कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अभी ठीक हूँ। मिस्टर चोई कहता है जियाजिया के पेट में जो मेरा बच्चा है वो कैसा है। तो डॉक्टर नोबी कहता है मैंने चेक किया है और बच्चा बहुत हेल्दी है, लेकिन याद रखना जियाजिया की प्रेगनेंसी के 3 मंथ होने तक तुम दोनों रोमांस नहीं करोगे। ये सुनकर मिस्टर चोई थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और डॉक्टर नोबी से कहता है हम किस तो कर ही सकते हैं ना। तो डॉक्टर नोबी कहता है क्या तुम जरा भी नहीं रुक सकते। ठीक है तुम किस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ किस और कुछ नहीं। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि जियान से मिलने के लिए उसके घर गई। वहाँ पर जियान की मॉम भी होती है और जियान ग्रैंडमा के पैर पकड़कर उससे माफी मांग रही होती है और कहती है ग्रैंडमा मुझे नहीं पता था कि मेरे बनाए टिफिन में कोल्ड ग्रास होगी। ग्रैंडमा कहती है मुझे पता है, ये तुमने प्रॉपर्टी के लिए किया है, मैं यहाँ आई थी ये देखने के लिए कि तुम्हें तुम्हारी गलती का कोई पछतावा है या नहीं। ग्रैंडमा खड़ी होती है और कहती है अब तुम्हें प्रॉपर्टी में छोटा सा भी हिस्सा नहीं मिलेगा और मैं मिस्टर चोई से बोलकर फैमिली से भी निकलवा दूंगी। लेकिन जियान की मॉम ग्रैंडमा को धक्का देकर गिरा देती है और फिर उनको जबरदस्ती पॉइजन पिला देती हैं, जिसमें जियान भी अपनी मॉम की मदद करती है। वहीं जियाजी और मिस्टर चोई डिनर टेबल पर होते हैं और ग्रैंडमा के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी उसके पास जियान की मॉम का कॉल आता है और कॉल करके वो बोलती है ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बोलकर वो रोने का नाटक करती है। ये सुनकर मिस्टर चोई शॉक हो जाता है। फिर जियाजी और मिस्टर चोई जियान के घर आते हैं। वहाँ पर ग्रैंडमा की बॉडी सोफे पर होती है। मिस्टर चोई पूछता है ग्रैंडमा को क्या हुआ था। तो मॉम कहती है ग्रैंडमा हमसे मिलने के लिए आई थी और जैसे हम उनको खाने के लिए कुछ लाए वो जमीन पर गिर गई और उन्होंने सांस लेना छोड़ दिया। जियाजी कहती है ये कैसे हो सकता है, ग्रैंडमा सुबह तक तो ठीक थी, इसके पीछे जरूर तुम लोगों का हाथ है। मॉम कहती है ये तुम क्या बोल रही हो, हम पर यकीन ना हो तो डॉक्टर नोबी से पूछ लो जो कि हमारा फैमिली डॉक्टर है, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। डॉक्टर नोबी मिस्टर चोई से कहता है ये सच है, ग्रैंडमा को पहले से हार्ट की बीमारी थी और किसी शॉक की वजह से ग्रैंडमा का हार्ट फेल हो गया। लेकिन तभी जियाजी ग्रैंडमा की नब्ज देखती है और मिस्टर चोई से कहती है ग्रैंडमा अभी भी जिंदा है। ये सुनकर सब शॉक होते हैं। मॉम कहती है ये तुम क्या बोल रही हो, डॉक्टर नोबी ने खुद देखा था, ग्रैंडमा नहीं रही। तो जियाजी मिस्टर चोई से कहती है मुझ पर यकीन करो, ग्रैंडमा अभी भी जिंदा है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मिस्टर चोई डॉक्टर नोबी को एम्बुलेंस को बुलाने कहता है। ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लाया जाता है। वहाँ पर मॉम पेट में दर्द होने का बहाना बोलकर जियान के साथ चली जाती है और दूर जाकर जियान मॉम से कहती है मॉम अब क्या करें, अगर ग्रैंडमा बच गई तो हम बच नहीं पाएंगे। तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं और जियाजी और मिस्टर चोई को बताते हैं ग्रैंडमा अब ठीक है, लेकिन वो कुछ समय की मेमोरीज खो चुकी हैं। ये सब चुपके से जियान और मॉम सुन रही होती हैं। फिर वो सब ग्रैंडमा को घेर लेते हैं। वहाँ पर मिस्टर चोई ग्रैंडमा से पूछते हैं ग्रैंडमा क्या आप हम सबको पहचान सकती हो। तो ग्रैंडमा सबका नाम बता देती है, यानी ग्रैंडमा किसी को भी नहीं भूली थी। लेकिन जब मिस्टर चोई उनसे पूछता है ग्रैंडमा आपके साथ क्या हुआ था, आप गिरी कैसे थी, तो ग्रैंडमा कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। ये सुनकर जियान और मॉम अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है।
मिस्टर चोई ग्रैंडमा से कहता है कोई बात नहीं ग्रैंडमा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जिया और मिस्टर चोई ग्रैंडमा को उनके रूम में ले जाते हैं। जियान मॉम से कहती है अब हम क्या करेंगे, तो मॉम कहती है हमें ग्रैंडमा की मेमोरी वापस आने से पहले प्रॉपर्टी को किसी तरह अपने नाम करवाना ही होगा। फिर हम जिया और मिस्टर चोई को देखते हैं जो कि अपने रूम में एक ही बेड पर एक दूसरे की बाहों में लेटे होते हैं। मिस्टर चोई से कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से ग्रैंडमा की जान बच पाई। तो जिया कहती है थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, वो मेरी भी ग्रैंडमा है और वो मेरे से बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करती हैं। मिस्टर चोई जिया को किस करता है, लेकिन थोड़ी देर किस करने के बाद जिया उसको रोकती है और कहती है डॉक्टर ने कहा था कि हमें 3 मंथ तक कुछ नहीं करना है। तो मिस्टर चोई कहता है मुझे माफ करना। तो जिया कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर हम जिया को देखते हैं जो कि मोमो के साथ रेस्टोरेंट में होती है। वहाँ पर मोमो कहती है तुम अभी प्रेग्नेंट भी हो और तुम्हारी शादी भी होने वाली है, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुम्हें बच्चे को अकेले संभालना होगा। तो जिया कहती है मेरे हस्बैंड के घर में मेड्स हैं। ये सुनकर मोमो कहती है अच्छा फिर भी तुमने अपनी जॉब छोड़ दी शादी के लिए, तुम्हें नहीं लगता इससे आगे पैसों की कमी हो सकती है। तो जिया कहती है नहीं होगी क्योंकि मेरा हस्बैंड मिस्टर चोई है। ये सुनकर मोमो शॉक होती है और कहती है तुम्हारा मतलब मिस्टर चोई देश का सबसे अमीर इंसान। जिया उसको हाँ बोलती है। ये सुनकर मोमो बहुत खुश होती है और कहती है तुम किसी भी कीमत पर उसको हाथ से मत जाने देना, लेकिन अभी तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकता। ऐसी हालत में आदमी किसी और लड़की के पास चले जाते हैं, हमें उसके लिए कोई रोमांटिक टॉय लेना होगा, इससे वो अपनी रोमांटिक प्यास को बुझा सकता है। फिर मोमो उसको ऐसी शॉप में ले जाती है। जिया कहती है क्या हम सच में लेने वाले हैं। तो मोमो कहती है तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रही थी। फिर वो वहाँ से एक टॉय लेती है। फिर वो कैफे जाते हैं और वहाँ पर मोमो कहती है क्या तुम मिस्टर चोई के ऑफिस गई हो। तो जिया कहती है नहीं, तो मैं उसके ऑफिस क्यों जाऊंगी। तो मोमो कहती है अरे तुम पागल हो क्या, पता नहीं ऑफिस में कौन कौन सी लड़की मिस्टर चोई के पीछे लगी हो, उनको पता होना चाहिए ना कि मिस्टर चोई की एक वाइफ भी है। जिया कहती है बात तो सही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मोमो कहती है तुम्हें मिस्टर चोई के ऑफिस जाकर एम्प्लॉयर्स के लिए कॉफी भिजवानी चाहिए। ये आइडिया जिया को अच्छा लगता है और वो मिस्टर चोई को मैसेज करती है मैं तुम्हारे एम्प्लॉयर्स के लिए कॉफी भेज रही हूँ। ये रीड करके मिस्टर चोई स्माइल करता है और मैनेजर से बोलता है जिया ने एम्प्लॉयर्स के लिए कॉफी भेजी है, उनको एम्प्लॉयर्स को दे दो। फिर मैनेजर एम्प्लॉयर्स के पास जाता है और उनसे कहता है मिस्टर चोई की वाइफ ने तुम सबके लिए कॉफी भिजवाई है। ये सुनकर तो एम्प्लॉयर्स शॉक होते हैं और 1-2 लड़की आपस में बोलती हैं मिस्टर चोई की शादी हो गई है। दूसरी लड़की कहती है मिस्टर चोई की वाइफ कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारे लिए कॉफी भिजवाई है। बट एक फीमेल एम्प्लॉय के पास कॉफी की जगह पर वो रोमांटिक टॉय आ जाता है जो कि जिया ने मिस्टर चोई के लिए लिया था। उसको देखकर वो एम्प्लॉय कहती है ये तो वो सब है और इसमें बिल भी है और ये मिस्टर चोई की वाइफ ने खरीदा है। मैनेजर तुरंत वो टॉय उस एम्प्लॉय से लेकर छुपा लेता है। एम्प्लॉयज आपस में बातें करते हैं और कहते हैं मिस्टर चोई की वाइफ उनको ये सब क्यों दे रही है, मिस्टर चोई की वाइफ प्रेग्नेंट तो नहीं है, वो कितनी अच्छी है और मिस्टर चोई की रोमांटिक जरूरतों का कितना ख्याल रखती है। और ये बोलकर वो सब हंसने लगते हैं। मैनेजर वो टॉय मिस्टर चोई को देता है और कहता है ये मैडम ने आपके लिए गिफ्ट में भेजा है। मिस्टर चोई कहता है क्या बात है, मेरी वाइफ ने मेरे लिए कॉफी कप गिफ्ट किया। मैनेजर कहता है अरे वो कप नहीं है, वो दूसरा वाला कप है जो कि तुम्हारे ढक्कन खोलने के लिए है। मिस्टर चोई समझ जाता है और वो उसको दूर रख देता है। फिर हम जिया और मोमो को देखते हैं। तभी जिया अपने बैग को देखती है तो उसको वो टॉय बैग में नहीं मिलता। वो मोमो से कहती है अरे वो टॉय कहाँ गया, अभी तो यही था। मोमो कहती है कहीं वो कॉफी के साथ तो नहीं चला गया। ये सुनकर तो जिया शॉक हो जाती है। फिर जिया घर आती है तो वहाँ पर मिस्टर चोई सोफे पर बैठकर उसका वेट कर रहा था। वो जिया को अपने पास बुलाकर अपने बगल में बैठाता है। जिया बात को बदलने की उसे कहती है तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। तो मिस्टर चोई उसका वो टॉय दिखाता है और कहता है क्या ये तुमने मेरे लिए लिया है। जिया नाटक करती है और कहती है ये क्या है, मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। तो मिस्टर चोई उसको बिल दिखाता और कहता है इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। फिर जिया को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और वो कहती है मेरी प्रेगनेंसी की वजह से तुम अपनी रोमांटिक प्यास नहीं बुझा पा रहे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लिया ताकि तुम किसी और लड़की के चक्कर में न पड़ जाओ। मिस्टर चोई स्माइल करता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आती हैं। जिया जल्दी से उस टॉय को छुपा लेती है। ग्रैंडमा उनके पास आती है और कहती है तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। तो मिस्टर चोई कहता है हम हमारे बच्चे के जन्म का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। तो ग्रैंडमा कहती है इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले बहुत ओल्ड हो गई हूँ, कब टपक जाऊँ पता नहीं, इसलिए तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। जिया मिस्टर चोई से कहती है ग्रैंडमा सही बोल रही हैं। तो मिस्टर चोई कहता है ठीक है फिर शादी की तैयारी करते हैं। फिर हम जियान को देखते हैं और वो अपनी मॉम से कहती है ब्रदर जिया के साथ शादी की तैयारी कर रहा है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे हाथ से प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो मॉम कहती है अभी भी हमारे पास एक प्लान बचा है, अगर मिस्टर चोई को पता चल जाए कि जिया के पेट में उसका बच्चा नहीं है
तो वो उससे नफरत करने लगेगा और फिर वो उसको घर से निकाल देगा। फिर हम मिस्टर चोई को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है और मैनेजर उसके पास आता है और उसको डीएनए रिपोर्ट देकर कहता है, मिस्टर चोई, मिस जिया की प्रेगनेंसी की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। तो मिस्टर चोई कहता है, इसको यहीं रख दो, मुझे थोड़ी देर में देखता हूँ, वैसे भी मुझे पता है इसमें क्या रिजल्ट आया होगा। फिर जिया और मिस्टर चोई की शादी हो रही होती है। वहाँ पर बहुत लोग आए होते हैं। फिर जिया और मिस्टर चोई की शादी होने वाली होती है। तभी जियान की मॉम उन दोनों के पास आती है और कहती है, शादी से पहले क्यों ना हम जिया की प्रेगनेंसी की डीएनए टेस्ट कर लें, ताकि सबको पता चल जाए कि जिया के पेट में बच्चा तुम्हारा है या नहीं। यहाँ पर डॉक्टर नोबी भी है जो कि टेस्ट तुरंत कर देगा अगर जिया को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जिया कहते, मुझे इससे क्यों प्रॉब्लम होगी। मिस्टर चोई का ब्लड निकलता है जिया की प्रेगनेंसी की मैच करने के लिए। वहाँ पर मोमो भी आ गई थी जो कि जिया के लिए गिफ्ट लेकर आती है और कहती है, तुम्हारा मिस्टर चोई तो सच में बहुत हैंडसम है, वैसे यहाँ क्या हो रहा है। तो जिया कहती है, डीएनए टेस्ट हो रहा है ये जानने के लिए कि बेबी सच में मिस्टर चोई का है या नहीं। ये सुनकर मोमो कहती है, ये सब तो शादी से पहले करना चाहिए था ना। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर चोई के ब्लड जिस आदमी के पास होता है, जियान की मॉम उसको इशारा करती है, यानी वो आदमी जियान की मॉम से मिला हुआ है। फिर रिजल्ट आता है, डॉक्टर नोबी रिपोर्ट मिस्टर चोई को दिखाता है। जिया डॉक्टर नोबी की तरफ देखती है जो कि उसे गुस्से में देख रहा होता है। तो वो मन में सोचती है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, क्या रिपोर्ट में कुछ गलत आया है। मिस्टर चोई रिपोर्ट ओपन करता है तो उसमें लिखा था कि मिस्टर चोई उस बेबी का फादर नहीं है। लेकिन मॉम के कुछ देखने से पहले ही मिस्टर चोई उस रिपोर्ट को बंद कर देता है। मॉम कहती है, मैंने रिपोर्ट नहीं देख पाई। तो मिस्टर चोई कहता है, लेकिन मैंने देख लिया है, मैं इस बेबी का फादर हूँ, अब ये शादी कंटिन्यू होगी। लेकिन तभी जियान आगे आती है और कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। वो रिपोर्ट को छीन कर रीड करती है और कहती है, इसमें लिखा है कि जिया का बेबी तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर तो शादी में आए सभी लोग शौक हो चाहते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। मॉम कहती है, जिया ने तुमसे झूठ बोला है और ये बेबी चोई फैमिली का नहीं है, इसलिए अब ये शादी नहीं होगी। ग्रैंडमा भी ये सुनकर शॉक होती है। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिपोर्ट्स ऐसे कैसे आ सकती हैं। लेकिन तभी मिस्टर चोई कहता है, ये मेरी शादी है और मेरी शादी मेरे पूछे बिना कोई कैंसिल नहीं कर सकता। जियान कहती है, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने रिपोर्ट नहीं देखी, ये बेबी तुम्हारा नहीं है। तो मिस्टर चोई कहता है, ये रिपोर्ट फेक है, जिया के पेट में मेरा ही बेबी है, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले ही चुपके से जिया की प्रेगनेंसी का डीएनए टेस्ट करवा लिया था और ये बेबी मेरा ही है। ये सुनकर जियान की मॉम और सियोंग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर चोई जिया से कहता है, माफ करना, मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया, ऐसा नहीं था कि मुझे तुम पर शक था, लेकिन मुझे लगा कि शादी के टाइम कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तो जिया कहती, कोई बात नहीं, मुझे इससे बुरा नहीं लगा। डॉक्टर नोबी मिस्टर चोई से कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली का लॉयल डॉक्टर हूँ, मेरा यकीन करो, मैंने कोई फेक रिपोर्ट नहीं की। तो मिस्टर चोई कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन हो सकता है कि मेरे ब्लड के साथ छेड़छाड़ की हो। डॉक्टर नोबी कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में पता करता हूँ। फिर जिया और मिस्टर चोई की शादी आगे होती है, लेकिन इससे जियान की मॉम और सियोंग बिल्कुल भी खुश नहीं होते। फिर जियान अपनी मॉम और सियोंग के साथ घर आती है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बट मॉम उसको शांत करती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने अपना दूसरा प्लान भी यूज कर लिया था। फिर हम जिया और मिस्टर चोई को देखते हैं जो कि शादी के गिफ्ट्स को ओपन कर रहे होते हैं। मिस्टर चोई कहता है, मैं नहा कर आता हूँ। फिर मिस्टर चोई वहां से जाता है, तभी जिया वहां पर मोमो को गिफ्ट देखती है और उसको खोलती है तो उसमें एक बिच्छू होता है और वो जिया को काट लेता है। मिस्टर चोई को जिया के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ। तो जिया कहती है, इस गिफ्ट में बिच्छू था जिसने मुझे काट लिया। मिस्टर चोई कहता है, ये गिफ्ट बॉक्स तो तुम्हारे दोस्त ने भेजा था ना। तो जिया कहती है, मुझे भी नहीं पता, उसने गिफ्ट में मुझे बिच्छू क्यों भेजा, मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ। तभी मिस्टर चोई जिया की उंगली से निकलता खून देखता है और कहता है, तुम्हारा ब्लड तो थोड़ा ब्लू हो रहा है, यानी बिच्छू जहरीला है। मिस्टर चोई मुंह से जिया का खून बाहर निकालता है। जिया उसको रोकती और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। मिस्टर चोई उसको हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हम जियान को देखते हैं जो कि अपनी मॉम और सियोंग के साथ होती है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि मोमो के गिफ्ट में अदला बदली जियान की मॉम ने की थी। फिर हम जिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ पर डॉक्टर मिस्टर चोई से कहता है, आपकी वाइफ अब सेफ है, हमने जहर को सही टाइम से निकाल दिया। जिया कहती है, डॉक्टर मेरे हस्बैंड को भी देखो, इन्होंने मेरे खून से जहर निकाला था अपने मुंह से। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, क्या कहा, लेकिन जहर तो बहुत खतरनाक था। तभी मिस्टर चोई जहर की वजह से बेहोश हो जाता है। ये देखकर जिया बहुत घबराने लगती है। फिर मिस्टर चोई को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। जिया मोमो को कॉल करके उससे पूछती है, तुमने मुझे गिफ्ट में बिच्छू क्यों भेजा। तो मोमो कहती है, क्या बिच्छू, लेकिन मैंने तो मेडिसिन भिजवाई थी, मैंने कोई बिच्छू नहीं भेजा था। जिया समझ आती है कि किसी ने मोमो गिफ्ट के साथ छेड़छाड़ की है।
तो वो मोमो से पूछती है, मुझे बता सकती हो कि तुमने मुझे गिफ्ट में कौन सी मेडिसिन दी थी। फिर हम ग्रैंडमा को देखते हैं और उनके साथ जियान और उसकी मॉम और साथ में सियोंग भी होता है। ग्रैंडमा बहुत घबरा रही होती हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। ग्रैंडमा डॉक्टर से पूछती है, मेरा ग्रैंडसन कैसा है। तो डॉक्टर कहता है उनकी कंडीशन बहुत खराब है और उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। ये सुनकर ग्रैंडमा शॉक होती हैं और वही इस बात से जियान और उसकी मॉम और सियोंग अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। फिर जियान अपनी मॉम और सियोंग के साथ जिया से मिलने के लिए चाहती है। वहाँ पर जियान जिया से कहती है, अब तुम्हारा क्या होगा, मिस्टर चोई पैरालाइज हो गया है और बहुत जल्दी टपक जाएगा, अब तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसके एक थपड़ा चढ़ देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो पैरालाइज हुआ है, उसको कुछ नहीं होगा। सियोंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ पर हाथ उठाने के लिए। और सियोंग जिया पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर चोई के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो सियोंग को पकड़ लेते हैं। ये देखकर जियान कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको छोड़ दो, मैं मिस्टर चोई की सिस्टर हूँ, ये मेरा ऑर्डर है। तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं, मिस्टर चोई ने हमें मिस जिया को प्रोटेक्ट करने का काम दिया है, इसलिए हम सिर्फ उनके ऑर्डर्स मानेंगे। और फिर वो बॉडीगार्ड्स उन सबको वहां से निकाल देते हैं। उनके जाने के बाद जिया कमजोर पड़ जाती है क्योंकि वो उनके सामने अपने दुख को छुपा रही थी। तभी वहां पर मैनेजर आता है। जिया मैनेजर से कहती है कि सच में मिस्टर चोई की बॉडी पैरालाइज हो गई है। तो मैनेजर उसको शांत करता है और कहता है, मैडम मिस्टर चोई को कुछ नहीं हुआ है, उनको सिर्फ पैर पैरालाइज हुए हैं और उनका ट्रीटमेंट के लिए उनको दूसरे देश ले जाया गया है। ये बात किसी को भी बताने से मना किया गया है। मिस्टर चोई ने उनकी पूरी बॉडी नहीं, सिर्फ पैर पैरालाइज हुए हैं। ये सुनकर जिया खुश होती है। मैनेजर कहता है, मिस्टर चोई ने जाते जाते चोई फैमिली की पावर तुम्हें सौंप दी है, जब तक वो वापस ना जाए। फिर हम जियान और सियोंग को देखते हैं। सियोंग के फेस पर बहुत चोटें लगी थी जो कि मिस्टर चोई के बॉडीगार्ड्स ने उसको दी थी। तभी हाउसकीपर आकर जियान को बताती है जिया बाहर आई है। ये सुनकर जियान कहती है, उसको यहाँ से भगा दो। तो वो मेड बोलती है, वो बहुत खतरनाक लग रही है, मुझे डर लग रहा है। फिर जियान और सियोंग बाहर जाते हैं तो बाहर जिया होती है ब्लैक गैंगस्टर जैसे कपड़ों में और उसके साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। जियान कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जिया कहती है, मैं तुम्हें इस घर से निकालने के लिए आई हूँ। जियान कहती है, तुम मुझे मेरे घर से निकालने आई हो। तो जिया कहती है, ये घर मिस्टर चोई के नाम पर है और इस टाइम मिस्टर चोई ने मुझे चोई फैमिली की पावर दे दी है। फिर जिया अपने बॉडीगार्ड्स को जियान का सामान बाहर निकालने का ऑर्डर देती है और फिर वो अंदर जाकर जियान का सामान बाहर निकाल देते हैं और फिर जियान और सियोंग को भी। फिर जिया घर के अंदर आती है। जिया को जियान की मॉम के रूम से वो मेडिसिन मिलती है जो कि मोमो गिफ्ट में लाई थी। इससे जिया को पक्का हो जाता है कि इसके पीछे जियान की मॉम का ही हाथ था। फिर हम जियान और सियोंग को देखते हैं। वहाँ पर मोमो आती है एक लॉयर के लेकर। जियान मॉम से कहती है, जिया ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो मॉम कहती है, चिंता मत करो, मेरे पास देश का सबसे बेस्ट लॉयर है और जिया से प्रॉपर्टी वापस ले लेगा। हमारे रास्ते में मिस्टर चोई भी नहीं आएगा क्योंकि वो दूसरे देश में अपना ट्रीटमेंट करा रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। यही सही टाइम है प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जियान और उसकी मॉम सियोंग के साथ मिलकर रिपोर्टर्स को बुला इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पर बोलते हैं, जिया ने मिस्टर चोई को पैरालाइज होने का फायदा उठाकर हमें हमारी प्रॉपर्टी छीन ली। एक तरह से वो रिपोर्टर्स के सामने इमोशनल गेम खेल रहे थे। वहाँ पर ग्रैंडमा भी थी, उनको वो लोग वहाँ ले आए थे ताकि रिपोर्टर्स को उनकी बात पर यकीन हो जाए। ग्रैंडमा मॉम से कहती है, मुझे नहीं लगता था कि जिया ऐसा कुछ कर सकती है। जियान कहती, ग्रैंडमा वो बाहर वाली है, आपको हम पर भरोसा करना चाहिए, उस पे नहीं, हम आपके घर वाले हैं। तभी वहाँ पर जिया आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंडमा को बिना उनकी परमिशन के यहाँ लाने की। मॉम कहती है, अच्छा है तुम यहाँ आ गई, अब तुम्हें रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो जिया कहती है, हाँ मैं तो जवाब दूंगी, मैं डरती थोड़ी ना हूँ, मिस्टर चोई ने मुझे चोई फैमिली की पावर दी है। ग्रैंडमा वहाँ से उठकर जिया के पास जा रही होती हैं। तभी सियोंग टांग अड़ाकर ग्रैंडमा को गिरा देता है, लेकिन ग्रैंडमा के गिरते ही उनको सब कुछ याद आ जाता है। जियान और उसकी मॉम ने उनको जहर दिया था। जिया ग्रैंडमा की मदद करती है लेकिन जियान उसको ग्रैंडमा से दूर करती है और कहती है, ग्रैंडमा से दूर रहो। मॉम तो जिया को थप्पड़ भी देने वाली होती है लेकिन ग्रैंडमा उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, हिम्मत भी मत करना जिया पर हाथ उठाने की। मॉम कहती है, ग्रैंडमा ये आप क्या कह रही हैं। ग्रैंडमा कहती है, मुझे याद आ गया है कि तुमने मुझे जहर दिया था। ये सुनकर जियान और उसकी मॉम शॉक होती हैं और वहाँ पर रिपोर्टर्स भी शॉक होते हैं। मॉम रिपोर्टर्स से कहती हैं, ग्रैंडमा की दिमागी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो क्या बोल रही है उनको खुद भी नहीं पता। तो जिया कहती है, तुमने मेरे गिफ्ट्स में वो बिच्छू रखा था और मेरे पास इसका सबूत भी है। उस गिफ्ट में एक मेडिसिन थी जिसको तुमने बदला था, लेकिन वो मेडिसिन तेज लाइट में ग्लो करने लगती है। फिर जिया मॉम का हाथ पकड़कर तेज लाइट के आगे करती है और उसका हाथ ग्लो करने लगता है। ये सब रिपोर्टर्स देखते हैं और आपस में बातें करते हैं, यानी जिया सही बोल रही है।
मॉम कहती है ये झूठ बोल रही है, ये सब इसके चाल है। फिर मॉम अपने बॉडीगार्ड से बोलकर जियाजिया को पकड़वाती है। वो बॉडीगार्ड जियाजिया को पकड़ते हैं। मॉम कहती है तुम्हें क्या लगा बॉडीगार्ड सिर्फ तुम्हारे पास है? भले कुछ भी बोलो, लेकिन ये बॉडीगार्ड चोई फैमिली के हैं और ये चोई फैमिली के मेंबर्स के ऑर्डर ही मानते हैं। ग्रैंडमा उन बॉडीगार्ड से जियाजिया को छुड़वाने की कोशिश करती है, तो मॉम के बोलने पर बॉडीगार्ड्स ग्रैंडमा को भी पकड़ लेते हैं। मॉम कहती है ग्रैंडमा की दिमागी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तभी वहां पर मिस्टर चोई आ जाता है, जो कि व्हीलचेयर पर था। उसका मैनेजर सभी रिपोर्टर्स को बाहर निकाल देता है। मॉम मिस्टर चोई को देखकर शॉक होती है और कहती है तुम्हारी तो पूरी बॉडी पैरालाइज थी ना? तो मिस्टर चोई कहता है नहीं, मेरे सिर्फ पैर पैरालाइज हुए थे। मैंने डॉक्टर से कहा था तुमसे झूठ बोलने के लिए, ताकि तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता कर सकूं। मुझे पता है कि मुझे कोल्ड ग्लास खिलाने के पीछे भी तुम ही लोगों का हाथ था। लेकिन तभी मॉम कहती है इसमें जियान की कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने किया है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तो मिस्टर चोई कहता है जैसे तुम्हारी विश। और फिर पुलिस जियान की मॉम को अरेस्ट करके ले जाती है। जियान उनको रोकने की कोशिश करती है, तो सियोंग उसको रोकता और कहता है रुक जाओ, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तो जियान उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन सियोंग कहता है अब तुम चोई फैमिली की मेंबर नहीं रही, इसलिए तुम अब मुझ पर ऐसे नहीं चिल्ला सकती। और ये बोलकर वहां से चला जाता है। जियान उसको मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। फिर हम जियाजिया और मिस्टर चोई को देखते हैं। तभी वहां पर डॉक्टर नोबी आता है और वो उनसे कहता है मैंने पता लगा लिया है कि मिस्टर चोई के ब्लड को किसने चेंज किया था। वो मेरा असिस्टेंट था, लेकिन उसने पैसे के लिए नहीं किया था, ये उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया था। और उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जियाजिया की स्टेप सिस्टर है। ये सुनकर जियाजिया शॉक होती है और कहती है तो इसके पीछे मेरी स्टेप सिस्टर का हाथ है। अब समझ आ रहा है कि मेरी स्टेप सिस्टर सियोंग के साथ मिलकर ये सब कर रही थी। फिर हम जियाजिया की स्टेप सिस्टर को देखते हैं, जो कि जियाजिया से मिलने के लिए आती है और कहती है प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को जेल से छुड़वा दो, मैंने जो भी किया सियोंग के बोलने पर किया था। मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ मेरे बॉयफ्रेंड को जेल से छुड़वाने के बदले में। जियाजिया कहती है अच्छा और वो क्या है? तो फिर स्टेप सिस्टर का ब्रेसलेट निकालती है और कहती है ये ब्रेसलेट तुम्हारी मॉम का है। जियाजी कहते हैं ये मेरी मॉम का ब्रेसलेट है, जो कि मेरे फादर ने उनको प्यार की निशानी के तौर पर दी थी, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मेरी मॉम मेरे दिल में है, मुझे इस ब्रेसलेट की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर वहां से चली जाती है। फिर हम जियाजिया और मिस्टर चोई को देखते हैं, जो कि रूम में होते हैं और वहां पर जियाजिया उसे कहती है तुम्हारे पैरालाइज पैरों का ट्रीटमेंट है मेरे पास, और वो है एक्यूपंक्चर, जो कि मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? तो मिस्टर चोई कहता है जब से तुम आई हो सब ठीक होता जा रहा है, मुझे तुम पर यकीन है। और फिर जियाजिया मिस्टर चोई का एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करती है। फिर अगले दिन जब जियाजिया मिस्टर चोई के लिए खाना बना रही होती है, तब वहां पर डॉक्टर नोबी आता है और मिस्टर चोई से कहता है मैं यहाँ तुम्हारे पैर का ट्रीटमेंट करने आया हूँ। लेकिन जियाजिया और मिस्टर चोई हंसने लगते हैं। डॉक्टर नोबी कहता है तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक तो नहीं मारा। जियाजिया मिस्टर चोई से आटे की कटोरी देने को बोलती है, तो मिस्टर चोई खड़ा होकर उसको वो आटे की कटोरी देता है। ये देखकर डॉक्टर नोबी शॉक होता है और कहता है तुम्हारा पैरालाइज भी ठीक हो गया? मिस्टर चोई कहता है ये जियाजिया की एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट का कमाल है। डॉक्टर नोबी जियाजिया से कहता है मैं मान गया तुम्हें मिस जियाजिया, तुम सच में ग्रेट इंसान हो। फिर हम जियान और सियोंग को देखते हैं और सियोंग वहां पर जॉब के इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने चाहता है तब इंटरव्यूअर उसको मना कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें ब्लॉक किया गया पूरी इंडस्ट्री से, तुम्हें देश की किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। ये सुनकर सियोंग शॉक हो जाता है। वो बाहर आता है तो जियान उससे पूछती है क्या हुआ? तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। जियान कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ। तो सियोंग कहता है भाड़ में गया हमारा बच्चा, तुम्हें अगर ये बच्चा चाहिए तो खुद ही इसको पालो। और ये बोलकर वो जाने लगता है। जियान कहती है मेरे पास अबॉर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन जैसे सियोंग बाहर जाता है उसको एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो टपक जाता है। ये देखकर जियान शॉक हो जाती है। फिर हम जियाजिया और मिस्टर चोई को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल आए हुए थे, लेकिन तभी वहां पर उनकी मुलाकात जियान से हो जाती है, जो कि बहुत बुरी हालत में थी। वो मिस्टर चोई से कहती है भाई प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे अबॉर्ट कराना है। तो मिस्टर चोई कहता है मुझे भाई मत बुलाओ, अब हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। जियाजी कहती है तुम अपने बॉयफ्रेंड सियोंग से इसके बारे में क्यों नहीं बोलती? तो जियान कहती है उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर जियाजी मन में सोचती है शायद ये उसके बुरे कर्मों का ही फल है जो कि उसको मिला। मिस्टर चोई जियाजिया को लेकर वहां से चला जाता है। फिर जियाजिया की डिलीवरी का टाइम आता है और बाहर ग्रैंडमा और मिस्टर चोई को टेंशन हो रही होती है कि दोनों की तबीयत खराब होने लगती है। वहीं जियाजिया एक बेबी बॉय को जन्म देती है। तभी उसके पास मिस्टर चोई और ग्रैंडमा आते हैं, जो कि हॉस्पिटल के कपड़ों में थे। जियाजिया उनसे पूछती है आप लोग हॉस्पिटल के कपड़ों में क्यों हो? तो एक नर्स कहती है ये लोग तुम्हारी डिलीवरी के टाइम बहुत टेंशन में थे, इसलिए इन दोनों की तबीयत भी बिगड़ गई। फिर ग्रैंडमा जियाजिया और मिस्टर चोई की फोटो लेती हैं बेबी बॉय के साथ, तो वो सब बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।